हेलो गाइस, तो अपन कक्षा 10वीं की कला संस्कृति की बुक पढ़ रहे थे, जिससे अपन 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। 2 वीडियो में पहले बना चुके हैं इस पे, और इस पे अपन 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहले अपन पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं, अपन धातु युगों के बारे में पढ़ चुके हैं, अपन सभ्यताओं के बारे में पढ़ चुके हैं, और अपनों ने फिर जनपदों के उदय के बारे में पढ़ लिया, अपनों ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया, अपनों ने मेवाड़ वंश के बारे में पढ़ लिया। तो ये देखो, अपन कला और संस्कृति बुक को एकदम सीक्वेंस से कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट मैंने पूरा बना लिया है, और एकदम पेज बाय पेज अपन चल रहे हैं कला संस्कृति बुक के कक्षा 10th की। और उसका मैंने दूसरा वीडियो भी बना दिया है, जिसमें अपन इन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले अपने राजपूत जनपदों को उदय कैसे हुआ, फिर राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर सबसे पहला राजपूत जो सबसे बड़ा मेवाड़ वंश माना जाता है उसके बारे में पढ़ लिया। आज अपन तीसरा वीडियो देखेंगे। तीसरा वीडियो अपने 4-5 छोटे छोटे वंशों के बारे में होगा, जिसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि चौहान वंशों की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। जैसे अपने तीनों चौहान देख लेंगे अपन, अपने यहाँ के अपने रणथंभौर के चौहान के बारे में, चौहानों की सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में देख लेंगे। फिर अपन रणथंभौर के चौहान के बारे में देख लेंगे, जालोर के चौहानों के बारे में देख लेंगे, और इन दोनों चौहानों के बाद अपन दोनों चौहान वंश के बारे में देख लेंगे। उसके बाद अपन एक अपने आमिर यानी बीकानेर वंश के बारे में देख लेंगे, यानी आमिर का जो कछुआ वंश है उसके बारे में देख लेंगे अपन। और एक और अपन छोटे से वंश जैसलमेर का जो भाटी वंश है उसके बारे में देख लेंगे, और अपने अजमेर के चौहान, अपने शाकंभरी के चौहान के बारे में देख लेंगे। तो तीनों चौहान देख लेंगे, और उसके बाद अपने 2 बचे हुए चीजें ना वो देख लेंगे अपन। तीनों चौहान है, चाहे उसके बाद अपने जैसलमेर का भाटी वंश है, उसके बाद आमिर का वंश है, आमिर का कछुआ वंश, इस बारे में देख लेंगे। तो देखो, अपन आज शुरू करते हैं। आज अपन कुछ 3 वंशजों के बारे में देखेंगे। देखो, आज अपन देखेंगे टॉपिक है आज के अपने, 1 मिनट है ना, थोड़ा सा करने प्रॉपर। हाँ, तो आज के टॉपिक है अपने 3 आज के 3 टॉपिक है अपने। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कौन कौन से 3 टॉपिक पढ़ेंगे अपन? आज पढ़ेंगे सबसे पहले अपन चौहानों के बारे में। कहाँ के? एक तो शाकंभरी के चौहान के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे अपन रणथंभौर के चौहान के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा अपन पढ़ेंगे जालोर के चौहान के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन आमेर का कछुआ वंश के बारे में पढ़ेंगे, आमेर के कछुआ वंश के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन जैसलमेर के भाटी वंश के बारे में, जैसलमेर के भाटी वंश के बारे में। तो इन 3 वंशजों के बारे में अपन पढ़ लेंगे। तो 3 वंशज तो नहीं है ये, वरना वंशज तो 3, 1, 2, 3, लेकिन अंदर देखे ना तो अपन 5-6 नहीं पढ़ेंगे आज अपन। तो शाकंभरी के चौहान के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आज का टॉपिक है अपने शाकंभरी के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान, आमेर का कछुआ और जैसलमेर का भाटी वंश, ये इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू कर देते हैं शाकंभरी के चौहान से। तो सबसे पहले जैसे अपने शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान। तो देखो, बुक में जैसा जैसा गिवन है वैसा एज इट इज शाकंभरी के चौहान में अपन पढ़ेंगे। देखो, शाकंभरी के चौहानों में सबसे पहले उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। थोड़ी सी अपनी बेसिक जानकारी बताएगी उनकी उत्पत्ति कैसे, उसके बाद आगे बताया गया। देखो, उत्पत्ति अपन पढ़ेंगे तो हमेशा की तरह अपन चीजें ट्रिक से पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसमें ट्रिक आ जाती है, 2 ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेंगे अपन। पहली ट्रिक आ जाती है अपने के, दूसरी ट्रिक आ जाती है जीवड़ी और वंश ओ आज ही वेदी के पास जा। देखो, पहली ट्रिक आ जाती है अपने, देखो आ जाती है वंश ओ आज ही वेद्य के पास जा। ये पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक आती है अपने जीवड़ी। देखो, वंश ओ आज ही वेदी के पास जा, तू बीमार हो गया। वंश ओ आज ही वेदी के पास जा, तू बीमार हो गया। क्यों नहीं जा रहा तू? मेरा जीव का जड़ा हुआ है तू। तो जीवड़ी, कोई माँ अपने बेटे से कहती है ना, तो वंशेनी वंशावली किससे संबंधित मानती है? वंशावली इसको मानती है कि ये तो किससे संबंधित है? वंश अपने अग्निवंश से संबंधित मानती है, अग्निवंश से। नाश जाए तुम्हारा, खोस जाए तुम्हारा वंश, जल के खाक हो जाए, ऐसे अपन श्राप देते ना, तो ऐसे देते हैं। ओसे अपने ओझे व्यक्ति से संबंध मानते, ओझे व्यक्ति अपने सूर्य से संबंधित व्यक्ति मानते। मजाल ओझे व्यक्ति की वो सूर्य के सामने आ जाए, जल के भस्म नहीं हो जाएगा, तो ओझे व्यक्ति सूर्य से संबंधित मानते। आज से अपने आर्य से संबंधित कौन मानता है? विद्वान। आर्य से संबंधित कौन? आज ही व्यक्ति। चलो, आज से नहीं, वी से क्या रहता है? विद्वान। विद्वान किससे संबंधित मानते हैं? आर्य से संबंधित मानते हैं। अन्य विद्वान जो भी आए बड़े मेरे सामने विद्वान बने, तुम किसी के सामने विद्वान बन जाना, लेकिन मेरे सामने ज्यादा इतराने की कोशिश मत करना। एक ही चुटकी में पकड़ लूंगी तुम्हें। कोई कहता है ना, अगर कोई ज्यादा पेल रहा होता है किसी के सामने, तो ऐसे तो कहते हैं अपन, मेरे सामने तुम ज्यादा बनने की कोशिश मत करना, किसी और के सामने बनना हो तो मेरे सामने मत बनना ज्यादा तुम। उसका तुम्हारे के पास जा। यहाँ अपने यहाँ से देखिए, सूर्यवंशी, अग्निवंशी, चंद्रवंशी, वंशावली, ओझा व्यक्ति और वेद्य, और लास्ट में अपने आज जी वेद्य के बाद आदि। देखो, बस ये 3-4 वंशों से संबंधित माना जाता है। और उसका दिन के आदि पुरुष कौन है, उसके बाद इनके बीच में बता दिया जाता है। चलो, ये हो गया। उसका जीव से बता दिया अपने। अब ये देखो, शाकंभरी के चौहानों की लगभग बेसिक से सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। राजा वगैरह भी हो जाएंगे। फिर जो बेसिक से इन्फॉर्मेशन आएगी ना, उनके बाद अपन एक राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों ट्रिक में इनके वंश की उत्पत्ति भी और बेसिक से जानकारी भी। ऐसे देखो, यहाँ से आज ही वेदी के पास जा और यहाँ जाता आ से अपना जाता है इसका आदि पुरुष कौन था? देखो, वंश ओ आज ही वेद्य, आज ओ और वंश, इन 4 शब्दों से करना था। आ से अपना जाता आदि पुरुष, आ से इसका आदि पुरुष। चीजें हमें टिकनी चाहिए, किसी तरीके से चीजें याद आनी चाहिए। इससे में क्या बताना था? आदि पुरुष कौन है इसका? वासुदेव चौहान।
वासुदेव चौहान ने 511 ईस्वी में क्या करा था, इसने सांबर झील का निर्माण करा था, सांबर झील बनाई थी इसने। बस चीजें एक के साथ एक फ्लो में आनी चाहिए में यार, बस उस पर कोई दिक्कत नहीं होती है याद करने में। उस पर जीवड़ी यानी कि अपने गोवक आ जाता है। गोवक ने क्या करा था, गुर्जर प्रतिहारों से मुक्ति दिलाई थी। ये ना गुर्जर प्रतिहारों के जो अपने सामंत थे, तो गोवक ने गुर्जर प्रतिहारों से मुक्ति दिलाई थी इसको, गुर्जर प्रतिहारों से मुक्ति, प्रतिहारों से मुक्ति, मुक्ति। 1 मिनट रुकना है ना, मैं थोड़ा सा डस्टर वगैरह लेके आती हूँ। हाँ, तो कहा थे अपन कंटिन्यू करते हैं। गोवक ने क्या, गुर्जर प्रतिहारों से उसको मुक्ति दी है। उस पर वी से क्या जाता है, वाकपतिराज। वी से क्या जाता है, वाकपतिराज। अरे पतिदेव जी आप हार गए, वाकपतिराज ने उनको प्रतिहारों से मुक्ति दे दी, प्रतिहारों को हराया था, प्रतिहारों को हराया था, हराया था वाकपतिराज ने। उसके बाद अपने एक और 20 आ जाता अपने वाकपतिराज, एक और 20 आ जाता अपने वाकपतिराज है। उसके बाद हमारे एक तो वाकपतिराज, एक वासुदेव चौहान है, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान तो इनके आदि पुरुष माने जाते हैं, तो मैंने पहले लिख दिया। वाकपतिराज विग्रहराज, मैं कहती हूँ क्या आता है यहाँ से, विग्रहराज, ठीक है। तो विग्रहराज द्वितीय, यहाँ क्या जाता अपने विग्रहराज, विग्रहराज द्वितीय क्या होते हैं, विग्रहराज द्वितीय के बारे में बताया जाता है कि हर्ष, यहाँ बताया जाता है हर्षनाथ अभिलेख में, हर्षनाथ एक अभिलेख होता है, उसमें 973 लिखा जाता है, उसमें इसकी विजयों का उल्लेख है, इतना विजयी शासक है, बस इतना ही बताया जाता है इसके बारे में। और उसके बाद अपने देखो जी व डी से क्या बताया जाता है, दुर्लभ राज, दुर्लभ राज। और दुर्लभ राज के बारे में तो कोई जानकारी इसमें दी नहीं हुई, बस ये बताया जाता है कि विग्रह राज के बाद आने वाला होता है उत्तराधिकारी, मतलब इसके बाद यानी कि इसके बाद आने वाला शासक होता है, बस इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता जाता कि विग्रह राज को दुर्लभ राज होता है, ये बताया जाता है। और इसके बाद क्या बताया जाता है, इसके बाद बताया जाता है हमारे गोविंद राज के बारे में, गोविंद राज के बारे में, गोविंद राज के बारे में, गोविंद राज के बारे में क्या बताया जाता है कि इसको है ना वेरीघट्ट की उपाधि दी गई है, वेरीघट्ट की उपाधि दी गई, किसमें किसमें वेरीघट्ट की, पृथ्वीराज विजय में, जो किसके द्वारा की गई है, जयानक के द्वारा, तो पृथ्वीराज विजय में इसको वेरीघट्ट की उपाधि दी गई है। और इसके बाद फरिश्ता नामक जो इतिहासकार है ना, वो कहते हैं कि इसने मारवाड़ में राठौड़ों की एंट्री को रोक दिया था, मारवाड़ में गजनवियों को आने से रोका था, मारवाड़ में गजनवियों को आने से इसने रोका था। तो ये अपनी बेसिक से जानकारी देखो, तो अपने शाकंभरी के चौहानों के बारे में देख लिया, पूरा शाकंभरी के चौहानों के बारे में पढ़ लिया अपने, जितना की बुक में गिवन है। क्या क्या पढ़ा अपने, वंश ओ आजीवेदी के पास जाना, वंश ओ आजीवेदी के पास जाना, जीवड़ी, इन 2 ट्रिक से पढ़ा। वंश से आ जाता वंशावली कैसे संबंधित होती है, वंश तुम्हारा वंश तो खाक में, मिट्टी में मिला तुम्हारा वंश, खाक में कैसे, जल के, वो भी तो यानी कि अग्निवंश से संबंधित माना जाता है। ओ से ओछे व्यक्ति कभी सूर्य के सामने नहीं आ सकते, वरना जल के भस्म जो जाएंगे, होता है ना। देखो अपन पहले बचपन में नाटक देखा करते, भूत कभी अपने उनके सामने नहीं आते, सूर्य की रोशनी में नहीं आते, वो जल जाते हैं। उसके बाद आज से अपने आ जाता है कि आज से अपने आदि पुरुष के बारे में बताया अपने बीच में, आदि पुरुष कौन, वासुदेव चौहान है, बीच में थोड़ा सा अपने को सारे ही बताना है, तो इन 2 ट्रिक में सब कुछ बता देना अपने को। आज ही वैसे अपने विद्वान किसे आए बड़े, मेरे सामने विद्वान बने, मेरे सामने ज्यादा इतराने की कोशिश मत करना, तो आए मतलब कि वे अपने विद्वान आर्य से संबंधित बताते हैं इसको। और बस ये आ जाता है जीवड़ी, जिसे अपना जाता है गुर्जर प्रतिहार, जिसे अपना जाता है गुवक एक राजा थे जिनको गुर्जर प्रतिहारों की दास्ता से मुक्ति दिलाते। वी से अपने वाकपतिराज, वाकपति पतिदेव जी हार कर आगे प्रतिहारों को हराते, उसके बाद प्रतिहारों को हरा देते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपने वी से आ जाता है कि अपने वासुदेव चौहान, सॉरी विग्रह द्वितीय की विजय को उल्लेख तो अपने हर्षनाथ में मिलता है, जो अपने 973 में लिखा गया, यानी कि 973 में लिखा जाता है। उसका जिसे जी व डी से बताया जाता है दुर्लभ राज के बारे में, तो ये बताया जाता है कि इनके बाद आने वाला अगला शक्तिशाली शासक होता है, बस ज्यादा जानकारी नहीं होती। उसके बाद क्या बताते हैं, उसके बाद अपने सबसे अच्छा राजा होता है जो अपने गोविंद राज की ज्यादा तो अच्छा नहीं, लेकिन उसको वेरीघट्ट की उपाधि दी जाती है पृथ्वीराज विजय में, जहाँ पे ये यहाँ पे मेंशन नहीं करा मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है अपने गोविंद राज जाता है ना जी, तो जी से शुरू हुआ वापस से जी पे आ जाता है जी, तो गोविंद राज जाता है जिसकी जो कि अपने गोविंद राज एक राजा होता है जो कि अपने फरिश्ता के द्वारा बताया जाता है कि मारवाड़ों में गजरे की एंट्री को रोक देता है, और इसी के बारे में बताया जाता है कि वेरीघट्ट की उपाधि दी गई इसको पृथ्वीराज विजय में, जो जाने के द्वारा दी जाती है। तो ये था अपने शाकंभरी के चौहान के बारे में बहुत सारी जानकारी जो बुक में की बने। उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे, देखो अपने एक पंच पूरा पढ़ लिया, कौन सा, शाकंभरी के चौहान। अब कहाँ के चौहान पढ़ेंगे अपन, रणथंभौर के चौहान, उसके बाद जालोर के चौहान। देखो अब पढ़ेंगे अपन रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान के बारे में भी, रणथंभौर के चौहान के बारे में भी जो भी जितना भी अपने कला संस्कृति बुक में दिया वो सारा कुछ पढ़ेंगे अपन। तो रणथंभौर के चौहान के बारे में क्या क्या जानकारी बता रखी, देखो रणथंभौर के चौहान के बारे में बताया हुआ है कि रणथंभौर के चौहान के बारे में एक पृथ्वीराज हमीरदेव चौहान के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताएगी, ज्यादा कुछ नहीं बताएगा। हमीरदेव चौहानों के थोड़े से ग्रंथों के बारे में बताया, वही 2-3 ग्रंथ हमीरदेव चौहान से जुड़े हुए, और हमीरदेव चौहान के ग्रंथ से पहले इनकी सामान्य से जानकारी बताई जाती है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनके वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताई जाती है, जैसे कि इनसे इनकी उत्तराधिकारी कौन माने जाते हैं, ये रणथंभौर के चौहानों की संस्थापना किसने करी, इस तरीके की सामान्य जानकारी, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा समझ है। तो देखो रणथंभौर के चौहान के बारे में सबसे पहले संस्थापक, उत्तराधिकारी और हमीर। देखो संस्थापक आ जाते हैं, इसकी ट्रिक आ जाती है संस्थापक के उत्तराधिकारी तो हम ही बनेंगे, संस्थापक के उत्तराधिकारी
कार्य तो कौन बनेंगे, हम ही बनेंगे, हम ही बनेंगे। मतलब इन टॉपिकों के बारे में हमें जिक्र करना है। तो संस्थापक, क्योंकि चीजें हमें अगर हम जब हम रिवाइज करेंगे ना तो कैसे याद करोगे, रणथंभौर के चौहान के बारे में क्या क्या होता है, आपको चीजें ऐसे रिवाइज करनी कि आप बस में जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो तो भी आप मन में रिवाइज कर पाओ, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए क्या क्या चीजें हमें बतानी है जो बुक में गिवन है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें रणथंभौर के चौहान के बारे में पढ़ने में, लेकिन सारी थोड़ी ना पढ़नी है हमें। तो संस्थापक कौन है इसके, कौन है इसके संस्थापक, संस्थापक इसके अपने किसके बेटे, पृथ्वीराज चौहान के बेटे, पृथ्वीराज चौहान के बेटे इनके गोविंदराज, गोविंदराज जो 1194 में इस वंश की स्थापना करते हैं, जो प्रजापति के बेटे माने जाते हैं। उसके उत्तराधिकारी, इनके बाद में इनके उत्तराधिकारी कौन कौन आते हैं, उनके नामों के बारे में बताना है। इनके उत्तराधिकारी कौन थे, एक तुम्हारे वाल्हड़, उसके बाद प्रहलाद और वीर नारायण, ये इनके उत्तराधिकारी थे। तीन इनके, देखो अल्लाह, फिर अपने प्रहलाद भक्त था, उसके बाद नारायण, यानी दोनों भगवान भक्त के बीच में, भक्त बीच में भगवान, एक भगवान इस तरफ है, एक भगवान इस तरफ है, ठीक है। ये अपने मुस्लिम कम्युनिटी के और ये अपने हिंदू कम्युनिटी के। इस तरह की चीजें हमको बस चीजें इस तरीके से याद करनी कि माइंड में टिकी रहे, लंबे समय तक बनी रहे, कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ना उनके साथ की चीजें हमें भुलाए ना, है ना। तो उत्तराधिकारी के बारे में। अब इनके युद्ध भी होते हैं, जैसे इनके युद्ध होते हैं ना, 3 युद्ध होते हैं कि अपने वीर आ जाता है और भट्ट आ जाता है और जेती आ जाती है। उसके बाद तू और उसका तर्क नकारना, यहाँ जाता है तू, यहाँ जाता है कि तर्क, यहाँ जाता है नकार। देखो वीर नारायण, वाघभट्ट और जय सिंह। वीर नारायण किसे, तुमिश से, तू तर्क नकार, तू तर्क वो बहुत नकारता है, लेकिन है ना तू बेहतर, तू ना कुतर्क करता है, तर्क वो तर्क से नकारे तो ठीक है, लेकिन तू कुतर्क करता है। वीर है ना पत्थर से कभी नहीं मारता है किसी को, वीर है ना पीछे से पत्थर से नहीं मारता, वीर तो सामने से मार करता है। वीर पत्थर से जेठी को मारता है, ऐसे याद रखो। वीर पत्थर से, भट्ट यानी भाटा होता है ना, भाटे को पत्थर ही तो होता है, भाटा का मीन्स वीर, पत्थर और जेठी। यहाँ तू तर्क और नकार आ जाता है, ये तीनों आ जाते हैं ना। देखो शायद तुम्हारा रोशनी कम पड़ती हुई दिखाई दे रहा है ना, बेसिकली मतलब बढ़िया से दिखाई तो दे रहा है ना। हाँ चलो ठीक है, अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। और वीर आ जाता, भट्ट आ जाता, जेती आ, तू आ जाता, तर्क आ जाता, नकार आ जाता है। ये सब इनके उत्तराधिकारी इनसे युद्ध करते हैं। वीर नारायण तो एक दूसरे से करता है, भट्ट अपने तुर्कों से करता है, जेती अपने इनको नासिरुद्दीन की सेना को, गुजरात के नासिरुद्दीन की सेना को अपने राज्य में आने से रोकता है। बस इसके बाद उसके बाद हमीर के बारे में बताते हैं सारी जानकारी। हमीर मतलब कि हमीर के बारे में क्या बताई जाती है, वो ये अपने 3 हमीर होता है ना, बहुत इनका समय काल तो बहुत छोटा सा होता है, यानी कि 2 से लगाकर 3 तक होता है। 2 से लगाकर 3 तक, यानी कि इसका समय काल माना जाता है अपने 1282 से लगा करके जो 1301 तक का समय काल माना जाता है इनका। और नेक्स्ट जानकारी इनसे दी जाती है, हमीरी वो व्यक्ति होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा ये अपने दिग्विजय की नीति अपना रहते हैं, जैसे राजा बनते थे। तो अबे कांट के पुष्कर चंपाधार पे चल रही है, इसकी टिका जाती है अबे कांट के पुष्कर चंपा धार पर चल रही है, मतलब अब ऐसे आबू का इलाका हड़प लेते हैं, काठियावाड़ का इलाका हड़प लेते हैं, कांट से पुष्कर का इलाका हड़प लेते हैं, चंपा का इलाका हड़प लेते हैं, धार से धार का इलाका हड़प लेते हैं। बस तो ये सारे इलाके ही अपने राज्य के अंतर्गत मिला देते हैं। एक और ये मेवाड़ के समर सिंह को परास्त कर देते हैं, मेवाड़ के समर सिंह को हरा देते हैं अपने हमीर। और इसके बाद हमीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताई जाती है। एक ट्रिक आ जाती है कि इनके 3 ट्रिक से पहले आ जाती है कि इनको ना 3 बार इनको हमलों का सामना करना पड़ा। एक तो इनको करना पड़ा 1251 में, एक करना पड़ा 1299 में, एक करना पड़ा 1301 में। देखो 1299 किसने करा था, जलालुद्दीन ने करा था। जलालुद्दीन, फिर इसके भतीजे अलाउद्दीन ने करा, अलाउद्दीन, फिर इसके भतीजे अलाउद्दीन ने करा। देखो जलालुद्दीन ने करा लेकिन वो जीत नहीं पाया, अलाउद्दीन ने करा लेकिन उससे उसकी विजय नहीं। उसका जलालुद्दीन यहाँ पे करा 1301 में, तो उनको जौहर करना पड़ गया, रंगदेवी को है ना जल जौहर करना पड़ गया था, क्योंकि रणमल रतिमान ने धोखा दे दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे 99 में सेना को भेजता है, लेकिन जीत नहीं पाता है। क्यों भेजता है, कम के कारण। ये युद्ध है ना, इसका कारण क्या होता है, कम होता है इसका कारण। मतलब कि एक तुम्हारा हैब्र होता है, मोहम्मद शाह होता है, ये है ना इनको लुटाने से मना कर देते हैं, इस वजह से युद्ध होता है। यहाँ पे अपने एक रंगदेवी जौहर कर लेती है और रणमल रतिपाल धोखा कर देते हैं, रणमल और रतिपाल, तब जाके ये लास्ट वाला युद्ध होता है। तो ये बेसिक जानकारी थी हमीर के बारे में। थोड़ा सा और हमीर के बारे में एक और पॉइंट आता है कि हमीर से ना कुछ ग्रंथ आ जाते हैं। तो इसके लिए ट्रिक आ जाती है कि जोधा के नयन शेखर के साथ लड़े थे, अकबर के साथ नहीं। जोधा के नयन किसके, शेखर के साथ, न कि अकबर के साथ।
ना कि अकबर के साथ। एक बार आप बुक खोल के देखना, हर एक चीज मैंने ली है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इतना पढ़ने के बाद हमें कोई ऐसी चीज रहे जो हमें आउट ऑफ हमारे पढ़ने के बाहर, आउट ऑफ हमारी रीडिंग चली जाए, आउट ऑफ हमारी स्टडी चली जाए, क्योंकि इतना अपन देख रहे हैं तो फिर एक दो चीजें क्यों बचाए। तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि सारी चीजें अपन, हर एक चीज को अपन शामिल करें, ताकि कोई भी चीज ना बचे। कोई भी अगर देखे ना तो अच्छे से उसको समझ आ जाए चीजें। एक बार तुम बुक देखो तो पता चल जाएगा उसकी हर एक लाइन दी है मैंने ना, कोई भी ऐसी लाइन नहीं बुक की जो नहीं छोड़ा, जो मैंने बचाई हो। तो सब हर एक लाइन दी है, तो अपन देख लेते अपन। जो जोधा के नयन शेखर के साथ जोधा के नयन तो शेखर के साथ लड़ते, ना कि अकबर के साथ। यानी कि जोधा के नयन अटक के शेखर के साथ होता है, अकबर के साथ नहीं। ऐसा मैट्रिक है, बस याद रखना है चीजों को। तो मतलब कि जोधरासो किसके द्वारा लिखा जाता है? जोधराज के द्वारा क्या लिखा जाता है? जोधराज के द्वारा लिखा जाता है हम्मीर रासो। क्या लिखा जाता है? जोधराज के द्वारा हम्मीर महाकाव्य लिखा जाता है। सॉरी, जोधराज के द्वारा हम्मीर रासो लिखा जाता है। उसके बाद हमारे नयनचंद्र के द्वारा हम्मीर महाकाव्य लिखा जाता है। उसके बाद शेखर के द्वारा हम्मीर हट लिखा जाता है। तो जोधा किसी को रास दे, तो जोधराज के द्वारा हम्मीर रासो यानी रास आना। उसके बाद नयन बहुत बड़े बड़े यानी मृग हिरण्य जैसे नयन, यानी कि नयनचंद्र के सूर्य के द्वारा हम्मीर महाकाव्य। उसके बाद हमारे शेखर के द्वारा, शेखर क्या करता है? हट करता है। तो शेखर के द्वारा हम्मीर हट लिखा गया। तो ये हमारा था रणथंभौर के चौहान। तो रणथंभौर के चौहान के बारे में उन्होंने सारा कुछ लिख लिया। अब अपन पढ़ेंगे कहाँ के चौहान। देखो फटाफट से देख लेते हैं। इसकी तृतीय तिथि संस्थापक के उत्तराधिकारी। संस्थापक यानी संस्थान के उत्तराधिकारी। संस्थान ये जो इंस्टीट्यूट है ना, इसके उत्तराधिकारी तो हम ही बनेंगे। संस्थान के उत्तराधिकारी तो हम ही बनेंगे। तो इसका संस्थापक कौन है? अपने पृथ्वीराज गोविंदराज है, जो कि हमें पृथ्वीराज तृतीय का बेटा माना जाता है। उस बाद इसके संस्थापक, उसके उत्तराधिकारी कौन है? एक तरफ तो अपने अल्लाह है, एक तरफ अपने वीर नारायण, बीच में अपने प्रहलाद है। तो ये इसके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। उस बाद ये तीनों किसी से युद्ध लड़ते हैं, ये बताया था अपने। इसके उत्तराधिकारी किसी से युद्ध लड़ते हैं। इसके उत्तराधिकारी कौन आ जाते हैं? वीर आ जाता है, भट्ट आ जाता है, जितिया जाती। सामने कौन आ जाता है? तू तर्क को मत तकारा कर, वो भी कुतर्कों से। अगर तर्क से तर्क लड़ना है तब तक तो ठीक है, लेकिन कुतर्क नहीं करेंगे हम, ये बताया जाता है। उसके बाद हमारे हम्मीर के बारे में बताया जाता है। हम्मीर के बारे में 3-4 बेसिक जानकारी बताई जाती है। हम्मीर का शासनकाल 1282 से लगाकर 1301 तक माना जाता है। हम्मीर वही राजा होता है जो बहुत दिग्विजय की नीति अपनाते, राजा पर आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लेते। इसकी ट्रिक आ जाती है कि अबे कांट के क्या था? अबे कांट के चंपा, मतलब चंपा धार पे चल रही, तो अबे कांट के पुष्कर थोड़ा उस तरफ ध्यान दे ले। एक तरफ प्यार करती है, देख चंपा धार पे चल रही है, यानी तलवार की धार पे चल रही है, तो आप बोल देता कांटे वाला ज्यादा, पुष्कर धार ज्यादा, चंपा ज्यादा, ये आ जाता। और उसके बाद अपने जैसे राजा बनते हैं ना, तो अपने मेवाड़ के समर सिंह को भी हरा देते हैं। और बताया जाता है इनके बारे में कि देखो ये 3-4 बातें देखी। और बताया जाता है इनके बारे में कि ये ना 1282 लगा 1301 तो देख लिया अपने। और ये अपने 3 बार इनको ना इन खिलजों का सामना करना पड़ जाता है। एक तो 1299 करना पड़ जाता है, 1251 में, 1299 और 1301 में। पहले तो अपने जलालुद्दीन, फिर अलाउद्दीन पहले अपने चाचा करता है, फिर भतीजा करता है, फिर भतीजा करता है। और उनके कारण क्या माना जाता है? कम माना जाता है। कम मतलब कि हमारे कहबरू माना जाता है और एक मोहम्मद शाह माना जाता है। और दूसरी बार क्या होता है? दूसरी बार हमारे रणमल रतिपाल धोखा कर देते हैं, जब हमारे 1301 में करा जाता है, रंगदेवी को जोहर करना पड़ जाता है। उसके बाद इनकी रचना के बारे में बताया जाता है। इनकी कुछ रचना होती है, जैसे कि इसकी ट्रिक आ जाती है कि जोधा के नयन तो शेखर के साथ लड़े थे। इतिहास तो पता नहीं क्यों अकबर के साथ बता दिया। तो जोधा आ जाती है, जोधा तो सबको रास आ जाती है, जोधा के द्वारा हम्मीर रासो। उसके बाद नयन तो बहुत बड़े बड़े मृगनी हिरण के जैसे नयन है, तो नयन के द्वारा हमारे हम्मीर महाकाव्य लिखा जाता है। उसके बाद चंद्रशेखर, ये शेखर बहुत हट करता है यार, तो चंद्रशेखर के द्वारा हम्मीर हट लिखा जाता है। तो ये था हमारे रणथंभौर के चौहान के बारे में। अब अपन देखेंगे कहाँ के चौहान? जालोर के चौहान। जालोर के चौहान भी छोटे से, ज्यादा तो है ही जालोर के चौहानों के बारे में। तो फटाफट से देख लेते हैं जालोर के चौहान के बारे में। किसके बारे में? अब देखेंगे अपन जालोर के चौहानों के बारे में। जालोर के चौहानों के बारे में देखो, जालोर के चौहानों में सबसे महत्वपूर्ण तो एक ही चौहान है, कानड़देव चौहान, और इसके संस्थापक कीर्तिपाल माने जाते हैं। तो इस तरीके से अपन चीजों को पढ़ेंगे कि चीजें में बस इजी गोइंग चीजें में याद हो जाए, तो ज्यादा तो उसमें देखना नहीं है। देखो इसके अंदर अपने जालोर के चौहानों के बारे में जानकारी रहती है। सबसे पहले बताया जाता है इसमें कि इसके संस्थापक आ जाते हैं, जैसे कि इसके संस्थापक है, इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक माने जाते हैं अपने कीर्तिपाल इसके संस्थापक माने जाते हैं। और उसके बाद अपने कान्हड़देव चौहान के बारे में बताया जाता है। कान्हड़देव चौहान के बारे में जानकारी बताई जाती है कि अपने एक संस्थापक, और उसके बाद अपने कान्हड़देव चौहान, और कान्हड़देव चौहान उनके युद्ध का कारण बताया जाता है। एक तो कान्हड़देव चौहान है। तो इनका समयकाल क्या माना जाता है? इनका समयकाल माना जाता है अपने 1105 से लगा करके जो 1113 तक इनका समयकाल माना जाता है। उसके बाद यहाँ बता दीजिए अपने इन दोनों का कारण, यानी अपने कान्हड़देव और अलाउद्दीन में युद्ध का लड़ाई का कारण क्या था? ऐसा माना जाता है कि गुजरात ये ना अपने जब इनकी सेना आ रही थी ना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ रही थी, तब ये रास्ता देने से मना करते थे कान्हड़देव चौहान, तो ये माना जाता है। तो रास्ते को लेकर इनके बीच में झगड़ा होता है। लेकिन नैन्सी क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई,
तो देखो कानून चौहान का बेटा था ना वीरमदेव, वो मना कर देता है कि मैं फिरोजा से शादी नहीं करूंगा, फिरोजा से शादी नहीं करूंगा। तो ये कारण है हमारे इन दोनों के बीच की लड़ाई का, क्या कि फिरोजा से शादी के लिए मना कर दिया जाता है। उसका 1105 का समय आता है जब क्या करते हैं कि एनुल मुल्क को भेजा जाता है, किसको, एनुल मुल्क को भेजा जाता है, जाओ एनुल मुल्क तुम कानून को लेके आओ। ये दिल्ली लेके भी आ सकते कानून चौहान को, चलो भाई साहब मेरे मुल्क चलो। एनुल मुल्क आ भी जाते हैं, एनुल मुल्क के साथ आ भी जाते हैं, लेकिन अपने आत्म स्वाभिमान के विरुद्ध ये वहाँ का माहौल देखते हैं ना, तो वापस लौट करके आ जाते हैं। और फिर अपने 5 में भी बताया जाता है कुछ, उसके बाद अपने 8 में बताया जाता है, उसके बाद अपने 11 में भी बताया जाता है। लास्ट में जब 13 का समय आता है तब भी बताया जाता है। 5 में तो एनुल मुल्क, उसका यहाँ पे ना 3 का समय आता है जब ये सिवाना हड़पते थे। सिवाना का जो दुर्ग है ना वो हड़प लेते हैं, उसका नाम ये रख देते खेराबाद, उसका नाम खेराबाद रख देते, और वहां का व्यक्ति नियुक्त कर देते कुमारुद्दीन गुरु को, कुमारुद्दीन गुरु को वहां का प्रमुख नियुक्त कर देते हैं। और 1113 में ये 1113 में युद्ध 1113 में ये जीत हासिल कर लेते हैं, मतलब जीत लेते हैं जालोर को, उसका नाम रख देते हैं जलालाबाद, जलालाबाद। और किसके कारण, बीका के कारण, क्योंकि बीका धोखा दे देता है। तो ये सारी इसकी बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी। तो देखो संस्थापक कौन है, अपने कीर्तिपाल माने जाते हैं कानरदेव चौहान। देखो संस्थापक कब हुए, 1881 में इसकी स्थापना होती है, यानी 1881 में इनके द्वारा, कीर्तिपाल के द्वारा इस जालोर के चौहान वंश की संस्थापना की जाती है। यह था अपने जालोर के चौहान वंश के बारे में। संस्थापक आ जाता है कीर्तिपाल 1881 में करते हैं। कानरदेव चौहान का प्रसिद्ध शासक माना जाता है। 1105 से लगाकर 1113 तक इनके समय काल रहता है। कानरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध के कारण गुजरात के लिए रास्ता न देना माना जाता है। नेण से मानते ऐसा नहीं, विरमदेव और फिरोजा के बीच में प्रेम प्रसंग माना जाता है, मतलब फिरोजा से विरमदेव से शादी करने के लिए की थी, विरमदेव मना कर देते, तो यही हमारे युद्ध का कारण है। 1105 का समय जब इनको भेजा जाता है, इनको बुला के दिल्ली दरबार में मौजूद करवाने के लिए, लेकिन दिल्ली दरबार में बकायदा इसको लेके तो आ जाते हैं, लेकिन टिका नहीं पाते वहां पर अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध, ये वहां का बिहेवियर पाते, वहां का व्यवहार पाते, तो वापस लौटा जाते हैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। 1108 का समय जब सिवाना को जीत लिया जाता है, इनके द्वारा सिवाना दुर्ग को जीत लिया जाता है 1108 में, उसका नाम खेराबाद रख दिया जाता है। वहां की सारी कमान जो कुमारुद्दीन गुरु को सौंप दी जाती है। उसके बाद हमारे 1113 का समय आ जाता है जब जालोर को भी जीत लिया जाता है, जालोर के किले को भी जीत लिया जाता है, उसका नाम जलालाबाद रख दिया जाता है। और बीका के विश्वासघात के कारण इस तरह की घटना घटित होती है। तो ये था हमारे जालोर के चौहानों के बारे में। अब जालोर के चौहानों के बाद अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, देखो चौहान वंश अपने सारे खत्म हो गए, चौहान वंश सारे खत्म हो गए। अब देखो जालोर के चौहानों के बारे में क्या क्या देखा था। जालोर के चौहानों के बारे में तो बेसिक जानकारी, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल माने जाते हैं। इसका देखो याद करने की कोशिश, 1 2 3 4 यानी चारों, यानी कि हमारे 1111 माने जाता है। बस एक की जगह क्या करना, ऐड करना, यानी इसका समय का क्या, इनकी स्थापना कब होती है, 1181 में कीर्तिपाल के द्वारा करी जाती है। बस कीर्ति यानी हमारी कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई है, किसके, जालोर के चौहान की, तो कीर्तिपाल के द्वारा इसके जालोर के चौहान वंश की स्थापना करी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक ही शासक को कानरदेव चौहान। कानरदेव चौहान के बारे में बताया जाता है। 3 सन आते खाली कानरदेव चौहान समझ, कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो हमारे 5 आ जाता है, 5 से लेकर 13 तक इसका शासन काल रहा। तो 5 13 और बीच का 8 भी इसके लिए महत्वपूर्ण, हमारे लिए महत्वपूर्ण। 5 में एनुल मुल्क को जैसे राजा बनते हैं, एनुल मुल्क को भेजा जाता है, चलो भाई साहब हमारे मुल्क को चलो। आ तो जाते हैं भाई साहब, लेकिन तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि अपने आत्मसम्मान के खिलाफ वहां का माहौल देखते हैं इस वजह से। उसके बाद अपने 5-8 का समय आ जाता है जब हमारे सिवाना को जीत लिया, वहां का कुमारुद्दीन गुरु को नियुक्त कर दिया और खेराबाद नाम दे दिया उसको। उसके बाद हमारे 11 का समय आ जाता है जब हमारे सिवाना दुर्ग को जीत लिया, वहां का नाम अपने जालोर के दुर्ग को जीत लिया, वहां का नाम जलालाबाद रख दिया। और बीका के कारण ये सारी घटना घटित हो पाती। वैसे तो कहते हैं कि हमारे इसके गुजरात के रास्ते को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, किसके, अपने जालोर के चौहान के बीच में, यानी कि अपने इसके कानरदेव चौहान के बीच में और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में इन दोनों चीजों को लेकर लड़ाई हुई थी। लेकिन मोनोतेन से मानते हैं ऐसा नहीं है, जब फिरोजा से शादी करने के लिए विरमदेव मना कर देते ना कि मैं तो फिरोजा से शादी नहीं करने वाला, चाहे कुछ हो जाए, तो इस वजह से इन दोनों के बीच में मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है। ये सारे बेसिक से इन्फॉर्मेशन थी अपने जालोर के चौहान के बारे में। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वंश कौन सा था अपने, आमेर का चौहान। आमेर के चौहान क्या, आमेर के कछवा, आमेर के कछवा के बारे में पढ़ेंगे। आमेर के कछवा के बारे में क्या पढ़ना है अपने को, आमेर के कछवा के बारे में सामान्य से जानकारी पढ़नी है कि इसमें देखो आमेर के कछवा वंश के सबसे पहले राजधानी कौन सी थी, इसके कौन कौन से शासक थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है इसके। और उसके बाद अपने वही भगवान दास देते हैं। उसके बाद अपने इसमें भगवान दास से पहले अपने भारमल आएंगे, फिर भगवान दास, फिर मान सिंह, फिर अपने मिर्जा जय सिंह, फिर अपने सवाई जय सिंह। इस तरीके से इसकी पूरी कहानी चलेगी। और इन 500 के साथ ये पूरा आमेर का कछवा वंश खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी इनकी बेसिक, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और पहली राजधानी कौन सी रखी जाती है, ये सारी बेसिक जानकारी देखेंगे। देखो आमेर के कछवा वंश के बारे में सबसे पहले एक व्यक्ति होते हैं सूर्यमल मिश्र। कौन होते हैं, सूर्यमल मिश्र। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति रघुनाथ से हुई है। रघुनाथ एक नाम का राजा था, उनसे हुई है। उन्हीं से ये कुर्म बने हैं, कुर्म कहलाए और बाद में जाके कछवा कहलाने लगे, कछवाहा कहलाने लगे। और बताया जाता है इनकी और थोड़ी बेसिक जानकारी बताई जाती है कि इनकी जो पहली राजधानी ना, ये ना हराते हैं किनको,
मीणा और बड़ गुजरों को हराते हैं तब जाके राजा बने। मीणा और बड़ गुजरों को हराया, बड़ गुजरों को हराया। और बताते हैं इनके बारे में कि मीणा बड़ गुजरों हरा के बैठे। और इनकी पहली राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी इनकी, पहली राजधानी मानी जाती है कि इनकी पहली राजधानी दौसा बनी थी। उसके बाद ये किसके सामंत थे? ये चौहानों के सामंत माने जाते हैं। चौहान जो खुद किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के। अभी पढ़ के आए ना अपन। हाँ, तो ये चौहानों के सामंत माने जाते हैं। और उनके बारे में जानकारी बताई जाती है कि बस इतनी बेसिक जानकारी बताई जाती है। दो व्यक्ति आते हैं। अभी अपन थोड़ा सा और फिर अपन बात सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अपन कंटिन्यू करते हैं। अपन थोड़ा सा पॉज रखेंगे बीच में और वापस से कंटिन्यू करेंगे।